करता हूँ। जी राजीव जी जी। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या सी का जो मसला यानी चुनाव का जो मसला है, इसी के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं खासकर सत्ता पक्ष को, और उसकी रणनीतियां जो हैं उसी हिसाब से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा है तो क्या सियासी हवा बदल रही है? देखिए राजीव जी, सियासी हवा तो निश्चित रूप से बदल रही है, और अगर नहीं बदल रही होती तो मोदी जी ने जो प्रहसन किया पार्लियामेंट में, जिस बौखलाहट के अंदाज में, वो नहीं हुआ। और दूसरा, राहुल गांधी और पूरे नेहरू परिवार पर अब उन्होंने अटैक कहां किया है कि साहब आप सरनेम क्यों नहीं लगाते। पूरा हिंदुस्तान जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि सरनेम किसका लगता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बौखलाहट बता रही है, और वही बार बार नेहरू परिवार पर लांछन लगाने की जो कोशिश होती है, उसके जरिए मोदी जी अपने दाग को धोना चाहते हैं। ये तो संभव नहीं है। और अडानी के मसले पर जो हमला है वो निश्चित रूप से उसी रणनीति का हिस्सा है। मैं थोड़ा सा शकील साहब से डिफर करता हूं कि अंबानी साहब और ये जो मसला है उससे चुनाव का संबंध नहीं। निश्चित रूप से चुनाव का संबंध है। राजीव गांधी बोफोर्स के मसले पर उनकी जो छवि बनी, और हालांकि उसके बाद ये सब कुछ तय हो गया कि राहुल गांधी और राजीव गांधी उसमें शामिल नहीं थे। 2G और 3G कौन कौन से घोटाले के जरिए जो उजागर किए जा रहे थे उस समय, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बदनाम किया जा रहा था यूपीए 2 को, उसके बाद क्या हश्र हुआ। तो करप्शन जो इस समय है और बहुत संस्थागत है, और उस करप्शन का जो प्रभाव है कि उसमें देश का 1 अरबपति दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है, और होता क्या है कि असमानता की जो खाई है वो निरंतर चौड़ी होती जा रही है। इस देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी साहब को बचाने के लिए मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं और कैसे वो बढ़ाए, इसको एक्सपोज कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इसको कोई विपक्ष का और दूसरा दल इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर नहीं उठा रहा है, तो वो स्ट्रेटजी 2024 के लिए है। हाँ, ये बात जरूर है, शकील साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि प्रदेश के जो चुनाव है उसमें इसका कितना फायदा होगा, इसका फायदा नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। ये सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव से काम नहीं चलेगा। तो हर पल, मतलब जिस तरह से मोदी जी चुनाव की रणनीति बनाते हैं, उसी तरह से हमेशा विपक्ष की जिम्मेदारी ये है, और विपक्ष के साथ साथ मीडिया संस्थान है और भी जो पूरा बौद्धिक वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश में जिस तरह के हालात हैं वो उसको रूबरू कराए, उनको खोले सामने। तो ये विपक्ष अगर नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से शकील साहब की बात ठीक है कि वो जो कमियां हैं, और ये कहना चाहिए, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी कहना चाहिए। लेकिन जो हवा इस समय है, आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले ही जो भीम आर्मी का कार्यक्रम हुआ उसको आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर जो घमासान चल रहा है उसको आप देख लीजिए। वो ऑब्वियस है कि मोदी जी को फायदा देने वाला एजेंडा हो सकता है, वो रामचरितमानस को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहा हूं, दलित और पिछड़े इस मुद्दे पर एकजुट होकर के वो जो आने वाले समय में जो इश्यू बनने वाला है राम मंदिर के उद्घाटन का, उसकी हवा निकालने के लिए तैयारी कर रहा है कि आप जिस धर्म के मसले पर लोगों को गुमराह करते हैं और महंगाई और बेरोजगारी के सवाल को भुला देते हैं, उसमें रामचरितमानस या जो राम कथा है, जो राम मंदिर का इशू है, वो किन किन जातियों के लिए अपमानजनक भी है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये बाकायदा चुनावी मसला है। अब इसमें किसको कितना फायदा होगा ये अभी अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन
आप जमीन पर हवा तो देखिए, मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि इतने बौद्ध सम्मेलन आपने 2022 के पहले नहीं देखे होंगे, आंदोलन आपने नहीं देखे होंगे। लोग मर भी रहे हैं, एफआईआर हो रही है, जेल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, वो पीछे नहीं जा रहे हैं। और जो सत्ताधारी लोग हैं, अगर वो ब्राजील का सपना देख रहे हैं, अगर वो नॉर्थ कोरिया का सपना देख रहे हैं या फिजी का सपना देख रहे हैं जहां तानाशाही को लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो वो मुगालते में है। इस देश में इतनी आसानी से ये सब नहीं हो सकता है। और खास करके जो इसका वैविध्य है, भारत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप एक समाज को अगर अपने तरफ जोड़ सकते हैं तो दूसरा समाज उसके उलट खड़ा होगा। आप नॉर्थ इंडिया में बात करेंगे तो साउथ इंडिया, आप हिंदी को कैसे लागू करेंगे, सीधे तौर पर खारिज किया जा रहा है। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर जो सत्ताधारी दल है उसके लिए मुश्किलें होंगी। और मुझे लगता है कि इस समय बहुत बेचैनी है जमीन पर, जो जिन समाजों को पीछे धकेला जा रहा है, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो। अब क्या वजह है कि मोदी जी पसमानदा की बात कर रहे हैं? वो पार्टी जिसकी अपनी आइडियोलॉजी में, जिसके खून में अल्पसंख्यक विरोध है, वो पार्टी पसमानदा की बात कर रही है। वो पार्टी जिसके खून में दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाना है, वो पार्टी कैसे उनको जोड़ने का, वो भ्रम फैला करके जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये कितने दिन तक चलता है? चाहे वो धर्म की राजनीति हो, चाहे वो जाति की राजनीति हो, वो ज्यादा दिन नहीं चलती। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो हवा है, सामाजिक हवा तो बदल रही है, और जब सामाजिक हवा बदलती है तो सियासी हवा भी बदलती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि मोदी जी उतने ही ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। और 24 तक आते आते वो केवल यही दिखाना चाहते हैं, जो अभी शायद टंडन जी ने कहा कि दुनिया मेरे खिलाफ है, विपक्ष सारा मेरे खिलाफ है। अमित शाह ने जो कहा ना कि ये बीजेपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि कोई अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो कहा जाएगा सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्योंकि वो हमें हमें पराजित करना चाहते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए। ये सब प्रहसन अभी होंगे, बहुत सारे आप देखेंगे इस तरह के अभिनय, लेकिन हवा तो बदल रही है। और हवा का रुख क्या है, ये भी हम लोग भांप रहे हैं, और वो मोदी जी भी भांप रहे हैं। और यही वजह है कि वो अभिनय और वो भाव भंगमाएं और बढ़ रही। जी बिल्कुल। मीनू जैन जी, क्या सचमुच हवा बदल रही है? जमीनी हकीकत क्या है? कि जमीन